हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इतिहास क्या रहा है, कैसे उसका विकास हुआ है उसके बारे में, और कौन कौन सी संस्थाएं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्गमन करती है वो हम सब देख चुके हैं। अब हम इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं। मैंने वहाँ बताया था कि 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी जारी कर चुका है आईसीएआई, जिसमें से 28 जो है वो क्या है, अनिवार्य हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या है। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में ही नॉलेज दूंगी क्या क्या है, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। तो लेखा मानक 1 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो क्या है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। इसके अंदर ये दिया गया है कि कोई भी संस्था अपनी किस लेखांकन नीति का प्रयोग कर रही है उसका वो प्रकटीकरण करेगी। इसके बारे में सब कुछ जो विस्तृत रूप में इस पूरा समझाया गया है वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर समझाया गया है। अब नेक्स्ट आता है लेखा मानक 2 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इसके अंदर है, यानी स्कंद का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे कि वहाँ पर अपने जो कन्वेंशन की बात मैंने की थी, परंपराओं की बात, उसमें एक आती है रूढ़िवादिता की परंपरा, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि जो अंतिम स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, उसका मूल्यांकन जो बाजार लागत या फिर वास्तविक जो लागत होती है दोनों में से जो कम होता है उसके आधार पर किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर ये बताया गया है कि उस स्कंद का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। अब हम आते हैं थर्ड, लेखा मानक थर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड है वो किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में क्या क्या उनकी नीतियाँ हैं, किस प्रकार से उसको क्या फॉर्मेटिंग है, उसके बारे में पूरा इसके अंदर बताया गया है। अब आता है लेखा मानक 4 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। इसके अंदर है चिट्ठा तिथि के बाद घटी घटनाएं व आकस्मिकताओं के बारे में इस पे बताया गया है, किस प्रकार से उनका लेखांकन किया जाता है उसके बारे में बताया गया, यानी कि कंटीजेंसी एंड इवेंट्स ऑक्योरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब नेक्स्ट आता है लेखा मानक 5 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। किसी भी अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि व पूर्व अवधि मध्य तथा लेखांकन नीतियों में जो परिवर्तन किया गया है उसका किस प्रकार से अकाउंटिंग बुक्स के अंदर लिखना है, किस प्रकार से उनका समाधान करना है, वो सब क्या आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग यानी मूल्यह्रास का लेखांकन किस प्रकार से करना है वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट 7 पॉइंट में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जिसके अंदर निर्माणी ठेकों हेतु लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में इसके अंदर बताया गया है। ठीक है। अब लेखा मानक जो 8 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये कौन सा है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि शोध व विकास हेतु लेखांकन। नेक्स्ट आता है लेखा मानक 9 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकग्निशन यानी कि जो कंपनी रेवेन्यू रिकग्निशन इसके अंदर आता है, किस प्रकार से जो रेवेन्यू होते हैं उसके बारे में किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो स्थायी संपत्तियाँ होती है उनका किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, यानी फिक्स एसेट्स की किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, वो लेखा मानक 10 में आती है। लेखा मानक 11 के अंदर विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव हेतु लेखांकन यानी अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में आता है सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। और लेखा मानक 13 में आता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोगों के लिए लेखांकन। ये 13 लेखांकनों के नाम और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इससे आगे के जो लेखांकन है 32 है टोटल, 13 हम यहाँ पढ़ चुके हैं। इसके आगे के शेष हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ नाम के आधार पर मैंने आपको बताया है पूरा, और इन सब के नाम आप लोगों को याद होना ज़रूरी है।
तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनके नाम आप याद रखें, इसको देख के किस प्रकार से क्या क्या नाम है इनके, ये आपको ध्यान रखना क्या है ज़रूरी है, क्योंकि जो अपने एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताइए, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको इनके नाम क्या है ध्यान होने चाहिए। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के आगे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और बाकी IFRS के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे।